गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी। हमने कार्डियोलॉजी कंप्लीट कर लिया है मेडिसिन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंडोक्राइनोलॉजी है। एंडोक्राइनोलॉजी में हम नंबर 1 टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है? तो नंबर 1 हम इसका देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं। डायबिटीज़ में क्लिनिकल फीचर्स इज है पोलीयूरिया। नंबर 1 इज ए पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया। पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। पोलीयूरिया का मतलब होता है कि पेशेंट सुसु बार बार करता है या यूरिन पास ज़्यादा करता है। पोलीडिप्सिया का मतलब होता है कि पेशेंट होता है ना, वो पानी ज़्यादा इंटेक करता है। और पोलीफेजिया का मतलब होता है वो खाना ज़्यादा खाता है। प्लस ये सारे एक पेशेंट में देखने को मिलता है। प्लस साथ में वेट लॉस भी होता है, यानी खाना भी ज़्यादा खा रहा है पेशेंट, पानी भी ज़्यादा पी रहा है पेशेंट और यूरिन भी पास ज़्यादा करता है पेशेंट, फिर भी पेशेंट का क्या होता है? वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है। ये सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलता है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। ठीक है, तो अब डायबिटीज़ सस्पेक्ट करने हैं तो अब हमें कंफर्म करना है। डायग्नोज कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है? हम टेस्ट करते हैं कुछ, जो कि ब्लड शुगर लेवल हम चेक करते हैं। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए हम चेक करते हैं पेशेंट में, चेक ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अब हमारा यहाँ से हम अलग अलग टेस्ट करेंगे अलग अलग टाइम पे, तो उससे हमें पता लगाएंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो नंबर 1 हम टेस्ट करेंगे नॉर्मल पर्सन, प्री डायबिटिक, और डायबिटीज़। ठीक है, तो नंबर 1 टेस्ट करेंगे हम, फास्टिंग ब्लड सैंपल लेंगे। फास्टिंग ब्लड सैंपल जब हम लेंगे तब उसमें ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे तो लेस देन 100 होता है, लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, प्री डायबिटिक या फिर इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, यहाँ पे कितनी लेवल होगी? यहाँ पे लेवल होगा ब्लड ग्लूकोज का 101 से लेके 125 तक, तब हमें इसको प्री डायबिटिक बोलेंगे। और डायबिटीज़ हम पेशेंट को कब बोलेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया? मोर देन या फिर 126 mg पर डेसीलीटर होने पे हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको डायबिटीज़ है। नंबर 2 टेस्ट हम क्या कर सकते हैं? पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट। पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट का मतलब होता है खाना खाने के बाद। तो यदि ग्लूकोज की वैल्यू लेस देन 140 होगी तो हम बोलेंगे कि पेशेंट नॉर्मल है। ठीक है, और 141 से लेके 199 के बीच होगी तो हम बोलेंगे कि पेशेंट प्री डायबिटिक है। और मोर देन 200 या फिर 200 होते ही हम बोलेंगे पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है। ठीक है, अब रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं। नंबर थर्ड इज ए रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर में हमारी वैल्यू लेस देन 140 होती है तो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, और 141 से लेके 199 के बीच में होगा तो प्री डायबिटिक कंसीडर करेंगे, और मोर देन
और इक्वल टू 100 होगा तो हम डायबिटीज़ कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट और होता है, उसका नाम होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में आवर पर हम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, यदि फर्स्ट आवर में यदि लेस देन 180 होती है तो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, और 2 आवर वैल्यू चेक करते हैं तब लेस देन 153 होती है तो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। बट यही वैल्यू मोर देन 200 या फिर 200 आते ही हम डायबिटीज़ कंसीडर करते हैं। बट बेस्ट टेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, वो होता है HbA1c। HbA1c ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ये नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 5.6%। और डायबिटीज़ कब बोलेंगे, मोर देन 6.5% होगी तब हम डायबिटीज़ बोलेंगे, और इसकी बीच की वैल्यू होगी तब हम बोलेंगे प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक कब बोलेंगे, 5.6 से लेके 6.4 तक हम प्री डायबिटिक बोलेंगे। ठीक है, अब HbA1c होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट ऑफ HbA1c हमें कितना रखना है एक डायबिटीज़ पेशेंट में, तो उसका टारगेट होता है लेस देन 7 हमें HbA1c रखना होता है। ठीक है, टारगेट ऑफ HbA1c का हमें कितना रखना होता है, टारगेट कितना है, वो है लेस देन 7%। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब क्या होता है कि एक पेशेंट को पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया है, तो हमने सस्पेक्ट किया कि डायबिटीज़ है, तो अब हम कंफर्म करते हैं ब्लड ग्लूकोज से। ठीक है, चलो हम वही वापस हिस्ट्री ले लेते हैं कि पेशेंट को पॉलीयूरिया है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। तो ये हिस्ट्री के साथ पेशेंट हमारे पास आता है, तो हमने सस्पेक्ट किया कि डायबिटीज़ है। ठीक है, तो अब हम कंफर्म करने के लिए, फॉर कंफर्मेशन, हमने क्या किया, ब्लड ग्लूकोज चेक किया। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज जब चेक किया तो या तो ग्लूकोज की वैल्यू ज़्यादा आ सकती है पेशेंट में, या फिर ग्लूकोज की वैल्यू नॉर्मल आ सकती है। दो पॉसिबिलिटी मेरे पास आती है। नंबर 1, या तो पेशेंट में ग्लूकोज इंक्रीज मिल सकता है, या पेशेंट में ग्लूकोज नॉर्मल मिल सकता है। ठीक है, तो यदि ग्लूकोज इंक्रीज मिलता है तो मेरा डायग्नोस क्या बनता है, तब मेरा डायग्नोस बनता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक है, और यदि ग्लूकोज नॉर्मल मिलता है तब एक पॉसिबिलिटी होती है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है पेशेंट को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इंसुलिन का लेवल कितना है। यदि ग्लूकोज इंक्रीज है तो मेरा डायग्नोस बना कि डायबिटीज़ मेलाइटस है पेशेंट को, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इंसुलिन का लेवल। तो नंबर 1 वाला मैं
ले रहा हूँ, यदि पेशेंट में ग्लूकोज इंक्रीज है, तो मेरा डायग्नोस बना डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अब मैं चेक करने के लिए यहाँ पे इंसुलिन की लेवल चेक करूँगा। चेक इंसुलिन लेवल। यदि मैं इंसुलिन का लेवल चेक करता हूँ तो या तो इंसुलिन का लेवल डिक्रीज मिलता है या फिर नॉर्मल या फिर इंक्रीज रहता है। तो यहाँ पे भी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आती है। यदि इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होता है या फिर नॉर्मल या फिर इंक्रीज रहता है, ये दो पॉसिबिलिटी मेरे पास आती है। तो यदि पेशेंट का इंसुलिन का लेवल डिक्रीज है तो यहाँ पे मेरा डायग्नोस क्या बनेगा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, या फिर इसी को बोल सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे जीन इन्वॉल्व होता है हल्ला 6 जीन इन्वॉल्वमेंट होता है। यदि इंसुलिन का लेवल मैंने चेक किया, या तो इंसुलिन का लेवल नॉर्मल मिला या फिर मुझे इंक्रीज देखने को मिला, तो मेरा डायग्नोस क्या बनता है, यहाँ पे डायग्नोस बनता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसको और हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है रिसेप्टर में। प्रॉब्लम इन रिसेप्टर, जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी का दूसरा नाम होता है नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे क्रोमोसोम सेकंड इन्वॉल्व होता है। क्रोमोसोम सेकंड इन्वॉल्व होता है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। ठीक है, और कैप्लिन कितना होता है, कैप्लिन इज ए 10, कैप्लिन इज ए 10 इन्वॉल्वमेंट होता है। अब नंबर 2 क्या था कि ग्लूकोज यदि नॉर्मल मिलता है पेशेंट में, ग्लूकोज की वैल्यू नॉर्मल होती है, तब हमने डायग्नोस बनाया था डायबिटीज इंसिपिडस। तो अब इस कंडीशन में हम पेशेंट में क्या चेक करेंगे, पेशेंट में हम चेक करेंगे कि एडीएच का लेवल कितना है। तो चेक एडीएच लेवल। ठीक है, इस पेशेंट में एडीएच का लेवल जब चेक करेंगे तो हमारे सामने 3 पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। या तो एडीएच का लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा या फिर डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस होता है, तो उनकी अलग हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। तो नंबर 1 है कि यदि पेशेंट में डिक्रीज एडीएच देखने को मिलता है, एडीएच की वैल्यू डिक्रीज होती है, तब हमारा डायग्नोस क्या बनता है, तब कौन सी डायबिटीज इंसिपिडस होती है, वो होती है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस या फिर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं उसको। न्यूरोजेनिक या फिर इसी को बोलते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। यदि वैल्यू नॉर्मल या फिर इंक्रीज देखने को मिलती है,
एडीएच की वैल्यू इंक्रीज या फिर नॉर्मल देखने को मिलती है। इस कंडीशन में हमारा डायग्नोस बनता है, वो बनता है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, इन कंडीशन में प्रॉब्लम होती है जब इंक्रीज वैल्यू दिखती है तो प्रॉब्लम रिसेप्टर में होती है। तो यहाँ पे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज हमें देखने को मिलती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। नंबर थर्ड पेशेंट हमारे पास ऐसा आ सकता है कि ये लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस का होता है। तब हमारे पास पेशेंट की हिस्ट्री क्या होती है, पेशेंट की हिस्ट्री, लिथियम इनटेक करने वाले पेशेंट की हिस्ट्री क्या हो सकती है, साइकेट्रिक हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। तो नंबर थर्ड इज ए लिथियम इंड्यूस्ड पेशेंट। लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो इन पेशेंट की हिस्ट्री होती है, वो होती है साइकेट्रिक हिस्ट्री होती है। साइकाइट्री की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है पेशेंट में। ठीक है, ये अलग अलग डायबिटीज़ थी। अब इन्हीं डायबिटीज़ का हमें मैनेजमेंट कैसे करना होता है, मैनेजमेंट पार्ट में हमें क्या देखना होता है, नंबर 1 मैनेजमेंट। तो नंबर 1 में हमारा क्या था, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस था, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसका दूसरा नाम था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसका जब हम मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट का, तब हमें क्या देना है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट में हम यूज करेंगे इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन यूज करते हैं। तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी होता है, इंसुलिन का पेन आ रहा है आजकल मार्केट में, इंसुलिन पंप भी आ रहा है, इंसुलिन इनहेलेशनल भी आ रहा है। ठीक है। तो नंबर 1 हम इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, इंसुलिन का पेन यूज कर सकते हैं, इंसुलिन का पंप यूज कर सकते हैं, और इनहेलेशनल रूट से भी हम इंसुलिन दे सकते हैं। इनहेलेशनल रूट से जो इंसुलिन हम देते हैं वो कौन कौन सी है मार्केट में अभी न्यू, वो है एफ्रिजा और यूक्सबेरा। नंबर 1 इज है एफ्रिजा, और क्या यूज कर सकते हैं इनहेलेशनल में, यूक्सबेरा। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं। नंबर 2 मैनेजमेंट पार्ट में क्या है, नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का मैनेजमेंट पार्ट में यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम यूज करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम यूज कर सकते हैं, या फिर ड्रग एजेंट या ड्रग यूज कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, नंबर 1 इज है मेटफॉर्मिन यूज कर सकते हैं, सीताग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, अकारबोस, ये सारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं। सीताग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, अकारबोस, ये अलग अलग ग्रुप की ड्रग होती है जो कि हम अभी आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं। नंबर 3 मैनेजमेंट पार्ट में क्या था, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट का मैनेजमेंट हम जब करते हैं
तो इसमें नंबर 1 क्या था, इसमें नंबर 1 इज जो कि सेंट्रल डायबिटीज और न्यूरोजेनिक डायबिटीज था। न्यूरोजेनिक और सेंट्रल डायबिटीज, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। इसका जब मैनेजमेंट करेंगे तब मैनेजमेंट में क्या यूज करेंगे, वेजोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडीएच की वैल्यू डिक्रीज थी तो हमें पेशेंट को एडीएच खिलाना है। तो एडीएच हम खिलाएंगे तो वो कौन कौन सी ड्रग होती है, वेजोप्रेसिन या फिर डेस्मोप्रेसिन। ये क्या होता है, ये सिंथेटिक एडीएच होता है। ये क्या होता है, सिंथेटिक एडीएच होता है। सिंथेटिक एडीएच की फॉर्म होती है, ठीक है। नंबर 2 इसी में क्या है, नंबर 2 इज ए नेफ्रोजेनिक, जो कि किडनी में डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है तब हमें क्या मैनेजमेंट में यूज करेंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसके मैनेजमेंट में हमें यूज करना है थायाजाइड, जो कि 2 टाइप का थायाजाइड होता है, एक लूप थायाजाइड होता है, एक डायूरेटिक होता है। सॉरी, डायूरेटिक होते हैं वो लूप डायूरेटिक और थायाजाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमें डायूरेटिक कौन सा यूज करेंगे, थायाजाइड डायूरेटिक यूज करेंगे। थायाजाइड, ठीक है। नंबर 3 क्या था, जो कि लिथियम इंड्यूस था, जिसमें साइकेट्रिक पेशेंट की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। तो लिथियम इंड्यूस वाले पेशेंट में क्या करेंगे, लिथियम इंड्यूस डायबिटीज इंसिपिडस। इन पेशेंट में हमें यूज क्या, कौन सी ड्रग यूज करनी है, एमाइलोराइड यूज करनी है, एमाइलोराइड, ठीक है। क्योंकि इसमें पेशेंट की हिस्ट्री क्या होती है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा पेशेंट को, या फिर पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। या फिर पेशेंट लिथियम यूज क्यों कर रहा है, लिथियम यूज कर रहा होगा, मूड स्टेबलाइजर होता है ना लिथियम, तो इसलिए यूज कर रहा था। तो उसकी वजह से पेशेंट को लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। तो हम ड्रग यूज करते हैं एमाइलोराइड, ठीक है। ये पेशेंट में कॉमन डायबिटीज देखने को मिलता है। अब पेशेंट में हम डायबिटीज का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इसमें हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज किए थे। तो इनके अलग अलग ग्रुप होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के। तो नंबर 1 ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का ग्रुप कौन सा है, वो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इनके अलग अलग ग्रुप हम यूज कर रहे हैं। नंबर 1 ग्रुप कौन सा है इसका, नंबर 1 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीट पीजी एंड एफएमजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। नंबर 1 इज ए सल्फोनाइल यूरिएज। सल्फोनाइल यूरिया जो ग्रुप होता है, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन इज ए डिक्रीज करता है HbA1c के लेवल को, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट क्या आता है, इन ड्रग का साइड इफेक्ट आता है वो होता है सडन हाइपोग्लाइसीमिया करती है, ये सडन हाइपोग्लाइसीमिया करती है। और क्या साइड इफेक्ट आता है, वेट गेन करवाती है,
वेट गेन करवाती है। इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इस ग्रुप में ड्रग्स जो आती है, एग्जाम्पल क्या है, नंबर 1 है इज ए क्लिपिजाइड। और कौन सी ड्रग आती है इसमें, ग्लिपिप्राइड। और कौन सी ड्रग आती है इसमें, ग्लीब्यूराइड। और कौन सी ड्रग आ सकती है इस ग्रुप में, और आ सकती है क्लोरप्रोमाइड। ये सारी ड्रग आती है सल्फोनाइल यूरियाज में, ठीक है। जो कि मोस्ट, अब पूछेगा इसमें मोस्ट पोटेंट ड्रग कौन सी होती है इस ग्रुप की, वो होती है ग्लिब्यूराइड। ये मोस्ट पोटेंट ड्रग होती है, मोस्ट पोटेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। नंबर 2 ग्रुप कौन सा होता है, नंबर 2 ग्रुप है इसमें, वो है मेटफॉर्मिन वाला। मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन का क्या काम होता है, ये एक्सक्रीट कहाँ से होती है, ये एक्सक्रीट थ्रू होती है किडनी से। तो इसका तो ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है रेनल फेलियर डायबिटीज़ में। यदि किसी पेशेंट को किडनी फेलियर का पेशेंट है और उसको डायबिटीज़ हो गया, तो वहाँ पे मेटफॉर्मिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, ठीक है। नंबर 1, ये एक्सक्रीट होती है, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, सो कॉन्ट्रा इंडिकेट इन रेनल फेलियर। कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है रेनल फेलियर के पेशेंट में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कितना जीएफआर कम, किससे जीएफआर कितने से कम हो जाता है, तब ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। तो वैल्यू, समटाइम वैल्यू पूछ सकता है, तो जीएफआर लेस देन 30 हो, तब ये ड्रग मेटफॉर्मिन रेनल फेलियर के पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। अब इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करती है, इनहिबिट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, नए ग्लूकोज फॉर्म करने की जो प्रक्रिया होता है उसको ये इनहिबिट करती है, यानी बॉडी में नया ग्लूकोज नहीं बनने देती है ना, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। इसके कोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट है इसका, ये क्या करवाती है, वेट लॉस करवाती है, पेशेंट में वेट लॉस करवाती है। और इन मेटफॉर्मिन को हमें ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ कहाँ पे होती है, मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और इसके साइड इफेक्ट होते हैं कि ये लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लैक्टिक एसिडोसिस भी करवाती है, लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। नंबर 3 ग्रुप कौन सा होता है, नंबर 3 ग्रुप इज ए अल्फा ग्लूको साइडेज ग्रुप, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ग्रुप। इस ग्रुप में कौन कौन सी ड्रग होती है, इस ग्रुप में जो ड्रग आती है उनका मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो होता है पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक को कंट्रोल करती है, कंट्रोल बाय इनहिबिट शुगर एब्जॉर्प्शन, फ्रॉम
फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सी ड्रग हो सकती है, इस ग्रुप में कौन कौन सी ड्रग आती है। नंबर 1 इज अकारबोस, और कौन सी ड्रग आती है इस ग्रुप में, वोग्लीबोस, इसको याद कैसे रखना है, याद ये रख लेना जो अल्फा है वो बोस है, अल्फा इज ए बोस, अकारबोस एंड वोग्लीबोस। नंबर 4 कौन सी आता है, नंबर 4 ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा है, वो है DPP-4 इनहिबिटर। DPP-4 इनहिबिटर है, इसमें कौन कौन सी ड्रग होती है, वो होती है नंबर 1 इज ए सीताग्लिप्टिन, सीताग्लिप्टिन कॉन्ट्रा इंडिकेट कहाँ होती है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है किडनी फेलियर के पेशेंट में। नंबर 2 इज ए लिनाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है लीवर फेलियर के पेशेंट में। नंबर 3 इज ए सेक्साग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन क्या करती है, सेक्साग्लिप्टिन का साइड इफेक्ट होता है ये इंक्रीज रिस्क करती है पेनक्रियाटाइटिस और हार्ट फेलियर के पेशेंट। ठीक है, तो अब इनके साइड इफेक्ट देखते हैं। लीना सीताग्लिप्टिन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है किडनी फेलियर के पेशेंट में। किडनी फेलियर पेशेंट में लिनाग्लिप्टिन है वो L4L कॉन्ट्राइंडिकेट इज ए लीवर फेलियर में। ठीक है, और जो सेक्साग्लिप्टिन है वो क्या करती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ पेनक्रियाटाइटिस एंड हार्ट फेलियर। ठीक है, ये होती है DPP-4 इनहिबिटर ग्रुप। नंबर 4 क्या है, नंबर 5 इज है SGLT2 इनहिबिटर। SGLT2 इनहिबिटर होता है, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, इनके एग्जाम्पल है कानाग्लोफोजिन, जो कि शेप किस में होती है, शेप इन हार्ट फेलियर के पेशेंट में शेप होती है, शेप इन हार्ट फेलियर पेशेंट में। ठीक है, नंबर 2 ड्रग इस ग्रुप में कौन सी आती है, नंबर 2 इज ए पापाग्लोफोजिन, ठीक है, नंबर 3 ड्रग इस ग्रुप में कौन सी आती है, वो नंबर 3 इज ए पायोग्लूटाजोन। ठीक है, जो कि ये ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है हार्ट फेलियर के पेशेंट में, कॉन्ट्रा इंडिकेट इन हार्ट फेलियर पेशेंट में। ठीक है, ये सारी ड्रग आती है SGLT2 इनहिबिटर में। अब कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं डायबिटीज के, कॉम्प्लिकेशन पार्ट में हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज। कॉम्प्लिकेशन पार्ट में
दो कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है मैक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, एक होता है माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, नंबर 1 इज ए मैक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं पेशेंट में? नंबर 1, पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। और क्या हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। और क्या हो सकता है? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज। ठीक है, ये आते हैं मैक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। नंबर 2 क्या है? माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इज है रेटिनोपैथी हो सकता है पेशेंट को लेटर ऑन, रेटिनोपैथी। और क्या हो सकता है पेशेंट को? नेफ्रोपैथी हो सकता है। और क्या हो सकता है पेशेंट को? न्यूरोपैथी हो सकता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट हम कॉम्प्लिकेशन है उनकी थोड़ी स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज ए डायबिटीज रेटिनोपैथी। नंबर 1 इज ए डायबिटीज रेटिनोपैथी। डायबिटीज रेटिनोपैथी में क्या होता है? नंबर 1 इज ए पीडीआर, नंबर 2 इज ए नॉन पीडीआर। नॉन पीडीआर की फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी, और पीडीआर की फुल फॉर्म होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप की रेटिनोपैथी हो सकती है। नंबर 1 इज ए पीडीआर, नंबर 2 इज ए नॉन पीडीआर। पीडीआर की फुल फॉर्म है प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी में क्या होता है? यहाँ पे नियोवस्कुलराइजेशन होता है। पीडीआर में क्या होता है? नियोवस्कुलराइजेशन होता है। नियोवस्कुलराइजेशन होता है। नियोवस्कुलराइजेशन का मतलब होता है जो हमारी रेटिना होती है, जो आई की जो रेटिना पार्ट होता है, ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा, ये ऑप्टिक नर्व, आइरिस, ये सिलियरी बॉडी, और ये कोरोइड पार्ट होता है, और यहाँ से जोन्यूल्स निकलते हैं सिलियरी बॉडी से, यहाँ पे लेंस होता है, और जो ये पार्ट होता है ये होता है रेटिना का। ये जो रेटिना है, तो अब रेटिना के अंदर बहुत सारी नियो मतलब क्या हो गया? नियो मतलब हो गया न्यू। वस्कुलराइजेशन का मतलब हो गया ब्लड वेजल्स। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेजल्स फॉर्म हो जाएगी। रेटिना पे बहुत सारी ब्लड वेजल्स फॉर्म हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पीडीआर, प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी। ठीक है, नंबर 2 इज ए एनपीडीआर। नंबर 2 इज ए एनपीडीआर। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी। तो इसका डायग्नोस करने के लिए हमें क्या करना होता है?
यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे माइक्रो एन्यूरिज्म, माइक्रो एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाते हैं। और क्या हो सकता है, डॉट ब्लॉट हेमरेज, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज, हीमोरेज। और क्या हो सकता है, लुक लाइक है कॉटन वूल स्पॉट, कॉटन वूल स्पॉट की तरह हमें दिखाई देता है, ठीक है। और सॉफ्ट एक्जुडेट, ये हम ऑप्थेल्मोलॉजी में डिटेल में स्टडी करेंगे कि एनपीडीआर में कैसे कैसे हमें इमेज बेस में कैसे कैसे हमें ये दिखते हैं, डॉट ब्लॉट हिमोरेज कैसे दिखता है, कॉटन वूल स्पॉट कैसे दिखता है, सॉफ्ट एक्जुडेट कैसे दिखता है, और माइक्रो एन्यूरिज्म कैसे दिखता है। ये पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू होता है जो कि हम ऑप्थेल्मोलॉजी में डिटेल में स्टडी करेंगे। नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन जो कि इम्पोर्टेंट है वो है डायबिटीज नेफ्रोपैथी। Number 2 is a diabetes nephropathy। डायबिटीज नेफ्रोपैथी में क्या होता है, इसमें किडनी की साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, क्रीमेस्टिक विल्सन लीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, इंक्रीज किडनी साइज, किडनी की साइज इंक्रीज हो जाती है, जिसको बोलते हैं नोडुलर ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, नोडुलर ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, ठीक है। नंबर 3 क्या कॉम्प्लिकेशन है, नंबर 3 कॉम्प्लिकेशन इज ए डायबिटीज न्यूरोपैथी। डायबिटीज न्यूरोपैथी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, फिजिकल थेरेपी हम देते हैं पेशेंट को, और क्या देते हैं, पेशेंट के लिए बेस्ट ड्रग कौन सी होती है, जब ब्रेन के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है तब बेस्ट ड्रग होती है ड्यूलॉक्सिटिन, जो कि बेस्ट ड्रग होती है। इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इस डायबिटीज़ में क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्रोनिक पेन होता है, क्रोनिक और सीवियर पेन, ठीक है। तो पेशेंट को मैनेजमेंट करने के लिए हमें बेस्ट ड्रग कौन सी यूज़ करनी होती है, बेस्ट ड्रग इज ए डोलोक्सिटिन, इज ए बेस्ट ड्रग, ठीक है। नंबर 4 कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, नंबर 4 कॉम्प्लिकेशन इज ए एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस। एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस का मतलब क्या होता है, हमारी बिहाइंड द नेक, जो हमारी गर्दन होती है, नेक होती है, इसके पीछे लुक लाइक ये नेक है हमारी, तो नेक पर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइन बन जाती है, इसको बोलते हैं एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ठीक है। तो ये किन किन डिजीज में हमें एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस देखने को मिलता है, नंबर 1 इज ए पीसीओडी,
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि हम ऑब्स गायनी में डिटेल में स्टडी करेंगे। नंबर 2 ओबेसिटी, ओबेसिटी के साथ इसका एसोसिएशन होता है, यानी कोई ओबीज पेशेंट हो या ओबीज हो मेल या फीमेल, उसमें यह देखने को मिल सकता है। नंबर 3 इज ए गैस्ट्रिक कैंसर में देखने को मिल सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर के पेशेंट में। और नंबर 4 इज ए डायबिटीज टाइप 2 के साथ देखने को मिल सकता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में एक्सेंथोसिस नाइग्रिकेंस हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 5 कॉम्प्लिकेशन क्या है? नंबर 5 कॉम्प्लिकेशन इज ए चारकोट जॉइंट। चारकोट जॉइंट क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है? नंबर 1 इज ए डायबिटीज मेलाइटस, और ये हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है? ये देखने को मिलता है टैप्स डोर्सेलिस में, टैप्स डोर्सेलिस। ये क्या होता है? टैप्स डोर्सेलिस इज ए न्यूरोजेनिक कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन स्लो डिजनरेशन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन का स्लो डिजनरेशन होता है। क्योंकि न्यूरो मेडिसिन में हम अच्छे से स्टडी करेंगे इसको। और ये हमें क्या कहाँ पे देखने को मिल सकता है? चारकोट जॉइंट, जो कि देखने को मिल सकता है श्रिंगोमेलिया, श्रिंगोमेलिया में हमें देखने को मिल सकता है। श्रिंगोमेलिया में क्या होता है? श्रिंगोमेलिया इज ए एक केविटी फॉर्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रिंगोमेलिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड केविटी इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, फ्लूइड फील्ड केविटी फॉर्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको बोलते हैं श्रिंगोमेलिया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि लैक्टिक एसिडोसिस का पेशेंट होता है, वहां पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस के पेशेंट में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज TOC, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है रिंगर लैक्टेट, RL फ्लूइड हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब RL फ्लूइड और कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है रिंगर लैक्टेट? वो होता है बर्न पेशेंट में, और कहाँ पे हम रिंगर लैक्टेट यूज करते हैं? कोलेरा के पेशेंट में, और हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं रिंगर लैक्टेट को? डायरिया में, ठीक है, डायरिया में। नंबर 2 मिक्स एडिमा कोमा, मिक्स एडिमा कोमा क्या होता है? इसमें क्या होता है, पेशेंट में हाइपोथर्मिया हो जाता है, ठीक है, मिक्स एडिमा कोमा। नंबर 2 क्या है? एडिमा कोमा।
मिक्स एडिमा कोमा होता है, ये क्या होता है, हाइपोथर्मिया होता है पेशेंट को। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। तो हमें ईसीजी में क्या देखने को मिलता है, ईसीजी में हमें देखने को मिलता है ऑन ईसीजी, ईसीजी में हमें जे वेव और ऑसबॉर्न वेव देखने को मिलती है। जो कि हमने ईसीजी पार्ट में अच्छे से स्टडी किया है। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं पेशेंट का, मैनेजमेंट करने के लिए लेवोथायरोक्सिन हमें यूज़ करना होता है। लेवोथायरोक्सिन यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा था डायबिटीज़ के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डायबिटीज़। यहाँ से मोस्टली 3 से 4 MCQ हमें नीट पीजी एंड FMG के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका क्या था, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ से बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और इम्पोर्टेंट पार्ट इसका क्या था, जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट थे उनके हमने अलग अलग ग्रुप स्टडी किए हैं, जैसे कि सल्फोनाइल यूरियाज, मेटफॉर्मिन, एल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, DPP4 इनहिबिटर और SGLT2 इनहिबिटर। यहाँ से साइड इफ़ेक्ट पूछ सकता है MCQ में, या फिर कौन से ग्रुप में कौन सी ड्रग को हम रखते हैं वो पूछ सकता है, और कौन सा ग्रुप किसको कंट्रोल करता है, लाइक सल्फोनाइल यूरियाज होती है वो किसको कंट्रोल करती है, HbA1c की वैल्यू को कंट्रोल करती है। तो ऐसे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।